Hello friends, today we will discuss on non-ferrous alloys, our lecture number 2 on these non-ferrous alloys. In lecture number 1, we have discussed non-ferrous alloys of aluminum, that means aluminum alloys. I am refurbishing some of your ideas that we have discussed in last lecture. That is, what is an alloy? सो एलोय क्या है? जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि एलोय इज़ ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स एंड स्पेशली जैसे मैंने उसका डेफिनेशन दिखाया था आपको, ए मेटल मेड बाय कंबाइनिंग टू और मोर मेटालिक एलिमेंट्स. नॉन मेटालिक एलिमेंट्स आप उसमें ऐड नहीं कर सकते. जैसे मैंने उसमें बताया था कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एल्यूमिनियम और कोई पॉलीमर मटेरियल आप यूज़ करेंगे और दोनों का मिक्सचर बनाएंगे, दैट इज़ नॉट द एलोय. जैसे एल्यूमिनियम के साथ कॉपर मिलाया या कॉपर के साथ जिंक मिलाया, सो दिस आर द मेटालिक मटेरियल. तो उससे जो एलोय बनता है, उससे जो मिक्सचर बनता है, दैट इज़ नोन एज ए मेटल एलोइज, अथवा तो आप उसको मेटालिक एलोइज बोल सकते हैं. और ये एलोय बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी वो भी मैंने आपको समझाया था कि जैसे प्योर मेटल होता है उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से नहीं होती है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल स्ट्रेंथ, रेजिस्टेंस या उसका कोरोजन, ये सब हमारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं होता है. तो उसी के लिए हमको एलोय बनाने का ज़रूरत पड़ता है. बराबर है. देन व्हाट इज़ नॉन फेरस, उसका भी डेफिनेशन हम रिफर्बिश करते हैं कि नॉन फेरस मतलब एक सिंपल लाइन में आप उसको बता सकते हैं कि जैसे कि कोई भी मटेरियल है उसमें आयरन होता भी है या नहीं भी होता है. नहीं होता है उसका मतलब ये नहीं है कि उसमें 0% आयरन नहीं होता है. उसका मतलब है बहुत कम होता है. और हम वी कैन से दैट इफ़ इट इज़ लेस देन 1%, कोई भी मेटल में अगर आयरन 1% से कम होता है तो उसको नॉन फेरस बोलते हैं. सो उसका डेफिनेशन हुआ, इन मेटलर्जी ए नॉन फेरस मेटल इज़ ए मेटल इंक्लूडिंग एलोय दैट डज नॉट कंटेन आयरन और फेरिट इन एप्रिशिएबल अमाउंट. एप्रिशिएबल अमाउंट मतलब 1% से ज़्यादा है तो वो एप्रिशिएबल अमाउंट नहीं है. अगर 1% से कम है तो वो एप्रिशिएबल अमाउंट है. बराबर. तो नॉन फेरस मतलब जिसमें आयरन या फेराइट मटेरियल नहीं होता है या बहुत कम होता है. बहुत कम मतलब 1% से भी कम होता है, उसको हम नॉन फेरस मटेरियल बोलते हैं. नाउ कौन कौन से टाइप्स थे? ये जैसे नॉन फेरस मटेरियल का जो एलोय है वो क्या क्या है? तो उसमें एल्यूमिनियम का एलोय है, मतलब एल्यूमिनियम के साथ दूसरा कोई हमने नॉन फेरस मटेरियल यूज़ किया और जो मिक्सचर बना दैट इज़ नोन एज द एल्यूमिनियम और इट्स एलोइज. सेम टाइटेनियम एंड इट्स एलोइज, जिंक एंड इट्स एलोइज, कॉपर एंड इट्स एलोइज, निकल एंड इट्स एलोइज, कोबाल्ट एंड इन इट्स एलोइज. दैट मीन्स कि कोबाल्ट के साथ हमने दूसरा कोई नॉन फेरस मटेरियल ऐड किया, जो मटेरियल बना दैट इज़ नोन एज द कोबाल्ट एंड इट्स एलोइज. सेम वे कॉपर के साथ कुछ मटेरियल ऐड किया, कौन सा? नॉन फेरस, और जो भी मटेरियल बना दैट इज़ नोन एज ए कॉपर एंड इट्स एलोइज. अभी ये नॉन फेरस एलोइज बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी ये भी मैंने आपको बताया था कि फेरस का जो प्रॉपर्टी है वो फेरस की प्रॉपर्टी क्या है? उसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है. मतलब डेंसिटी ज़्यादा है तो उसका मतलब क्या हुआ कि उसका वेट बहुत ज़्यादा होता है. सो बहुत सारा स्ट्रक्चर या बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं कि हमको उसका लाइट वेट चाहिए. फॉर एग्जांपल कि जैसे कोई कार का कोई पार्ट्स है, आप उसका आयरन का भी बना सकते हैं या कॉपर का भी बना सकते हैं या एल्यूमिनियम का भी बना सकते हैं. जैसे मैंने एक एग्जांपल लास्ट लेक्चर में दिया था, एयरक्राफ्ट का जो विंग्स है या उसका जो बॉडी है वो एल्यूमिनियम एलोइज के बनाया हुआ है. मेन पर्पस क्या है एल्यूमिनियम एलोइज का बनाने का? कि एल्यूमिनियम का डेंसिटी बहुत कम होता है, करीबन 1/3 होता है आयरन का या जो स्टील का जो
डेंसिटी होता है उससे। सो उसी के कारण जो डेंसिटी कम होती है तो उसका वेट कम होता है। अगर वेट कम होगा तो हमको उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा मिल सकता है। दैट इज़ द रीज़न फॉर डेवलपमेंट ऑफ दिस नॉन फेरस एलॉयज़। दूसरा था कंपेरेटिवली लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जो फेरस एलॉयज़ होते हैं उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत कम होता है, जबकि नॉन फेरस है उसका इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी है, पावर पास होने की जो उसकी क्षमता है, उसको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोलते हैं, वो बहुत अच्छी होती है कंपेयर टू फेरस मटेरियल्स से। एंड तीसरा मेन इम्पोर्टेंट दैट इज़ द कोरोजन इन सर्टेन एनवायरनमेंट। आप जैसे माइल्ड स्टील है, आप उसमें फेराइट मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है, आप उसको कोई भी एनवायरनमेंट में रखेंगे, अगर ड्राई एनवायरनमेंट भी है तो भी उसके ऊपर जंग लग जाता है, मतलब कोरोजन हो जाता है। सो जबकि ब्रास है, एल्यूमिनियम है, उसके ऊपर भी कोरोजन लगता है, बहुत माइनर अमाउंट में लगता है। सो 3 लिमिटेशंस है फेरस मटेरियल का, एक तो डेंसिटी, दूसरा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्ड वन इज़ द कोरोजन। और ये 3 जो लिमिटेशन है, 3 जो लिमिटेशन है, उसी के कारण नॉन फेरस मटेरियल जो है वो उसका काम उसके ऊपर डेवलपमेंट हुआ और उसके एलॉयज़ के ऊपर उसका काम हुआ। टुडे ये आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था एल्यूमिनियम एलॉयज़ का, सेम वे आज के लेक्चर में हम कॉपर एलॉयज़ के बारे में बात करेंगे। सो सबसे पहले तो हम कॉपर क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है वो जानेंगे। तो कॉपर वो जो क्रूड होता है, मतलब एकदम रॉ जो होता है, जो मिलता है जहीं से भी, उसका ओर होता है। जैसे आयरन ओर होता है, ऐसे एल्यूमिनियम का ओर होता है, ऐसे कॉपर का ओर होता है। अगर डायरेक्टली आप वो ओर में से अगर कॉपर निकालते हैं तो उसका प्योरिटी ओनली 68% के आसपास होता है, जो उसको ब्लिस्टर बोलते हैं, ब्लिस्टर कॉपर, जैसे मतलब एकदम कच्चा कॉपर। बाय इलेक्ट्रोलाइज रिफाइनिंग प्रोसेस वी कैन प्योर इट अप टू 99.9, ऑलमोस्ट 100% उसको आप प्योर कर सकते हो। मतलब 68% जो प्योरिटी है वो आप मोस्टली कहीं पे भी यूजेस में नहीं आता है, क्योंकि उसके साथ में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है। सो उसको प्योर करना पड़ता है और वो इलेक्ट्रोलाइसिस रिफाइनिंग प्रोसेस से हम उसको प्योर कर सकते हैं। और ये प्योर करने के बाद वी कैन हैव अप टू 100% और वी कैन से 99.9% प्योर कॉपर। सो ये जो कॉपर होता है उसका जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन, जैसे लाल, आपने कॉपर देखा होगा, जो अपना जो एयर कंडीशनर है उसकी जो कंप्रेसर की जो लाइन्स है, जो ट्यूब्स है, वो कॉपर की बनी होती है। तो ये जो कॉपर होता है वो प्योर कॉपर होता है। सो कॉपर इज़ ए कोरोजन रेजिस्टेंस मेटल ऑफ एन एट्रैक्टिव रेडिश ब्राउन कलर। उसके ऊपर कोरोजन रेजिस्टेंस उसका बहुत अच्छा होता है। दूसरी प्रॉपर्टीज उसकी क्या क्या है, तो एक तो हाई थर्मल कंडक्टिविटी, जैसे हीट पास बहुत जल्दी करता है, दैट इज़ वाई इट इज़ यूज इन हीट एक्सचेंजर, हीटिंग वेजल्स एंड अप्लायंसेस। सो प्रॉपर्टी नंबर 1 इज़ थर्मल कंडक्टिविटी। नंबर 2 इज़ हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सेम वे जैसे वो हीट भी अच्छी तरह से पास करता है, सेम वे वो करंट या इलेक्ट्रिकल पावर भी बहुत अच्छी तरह से उसका पास करता है। सो इट हैज़ ए वेरी हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और ये मोस्टली कहाँ पे यूज़ होता है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स जहाँ पे बनाते हैं वहाँ पे ये यूज़ होता है। थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द कॉपर इज़ गुड कोरोजन रेजिस्टेंस। उसका रेजिस्टेंस जो है बहुत कोरोजन का रेजिस्टेंस है वो बहुत अच्छा है, सो दैट इट इज़ यूज फॉर प्रोवाइडिंग कोटिंग ऑन स्टील। अभी आप स्टील के ऊपर कोटिंग देखोगे तो क्रोमियम और निकल का होता है, लेकिन उससे पहले जनरली कॉपर का कोटिंग करते थे। एंड लास्ट प्रॉपर्टी इज़ इट्स डक्टिलिटी। सो कैन बी ईजीली कोल्ड वर्क, मतलब कोल्ड वर्क मतलब आप उसको गर्म किए बिना आप उसको साइज़ या शेप चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास कोई कॉपर का एक ब्लॉक है, जैसे 100 मिलीमीटर बड़ा 100 मिलीमीटर का, आप उसको हैमरिंग करके
प्रेस फोर्स देके 100 के बदले आप उसको 80 mm का हाइट करना चाहते हैं, तो आप विदाउट हीटिंग दैट मटेरियल यू कैन डू इट. सो कैन बी इजीली कोल्ड वर्क, फोल्डेड एंड स्पन. आप उसको फोल्ड भी कर सकते हो. जैसे कोई शीट है तो लंबा शीट है तो आप उसको फोल्ड करके छोटा भी कर सकते हो. और स्पन मतलब आप उसका रोलिंग भी कर सकते हो. बराबर है. और ये जो एनीलिंग, जो ये आपने कोल्ड वर्क किया, उसके फर्दर भी आपको कोल्ड वर्क करना है, देन यू हैव टू एनल इट. मतलब एक हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस है, वो प्रोसेस करेंगे, उसके बाद में आप फर्दर उसके ऊपर कोल्ड वर्क कर सकते हैं. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज़. मेनली 4 हुआ. कौन कौन सा? थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब वो हीट बहुत अच्छी तरह से पास करता है. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मतलब वो करंट बहुत अच्छी तरह से पास करता है. कोरोजन रेसिस्टेंस उसका बहुत अच्छा होता है. और डक्टिलिटी अच्छी होती है. डक्टिलिटी अच्छी होने का मतलब क्या हुआ कि आप उसको ईजीली कोल्ड वर्क कर सकते हो. जैसे कोई कॉपर का वायर है, 5 mm का वायर है, तो आप हाथ से उसको बेंड कर सकते हो. सेम वे अगर 5 mm का स्टील का रॉड है तो उसको आप बेंड कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ताकत लगती है. सो विदाउट डूइंग एनी heating of that material, you can do a cold work on that material. That is the high ductility. Next one is the copper. Copper के बारे में हम जानेंगे. उसका डेंसिटी है 8.93 मिलीग्राम पर. ये जो यहाँ पे थोड़ा गलती है मेरा, दैट इज़ 8.93 मिलीग्राम पर मिलीमीटर क्यूब है. मेरी गलती से मैंने मीटर क्यूब लिखा है. सो यू कैन करेक्ट इट. 8.93 मिलीग्राम पर मिलीमीटर क्यूब. सो एलॉयज आर हैवियर देन स्टील. उसका मतलब क्या हुआ कि कॉपर का डेंसिटी है वो स्टील से ज़्यादा है, तो उसका वजन उससे ज़्यादा होगा. बट वी कैन रिड्यूस इट्स डेंसिटी बाय एडिंग सम अदर नॉन फेरस मटेरियल इन कॉपर एंड वी कैन मेक इट लाइटर देन द स्टील. स्पेसिफिक स्ट्रेंथ नॉट वेरी हाई. गुड डक्टिलिटी, मतलब जैसे मैंने अभी लास्ट में बताया कि वेरी सॉफ्ट व्हेन प्योर. एकदम प्योर जो कॉपर होता है उसका डक्टिलिटी बहुत अच्छा होता है. आप उसको रोल कर सकते हो, आप उसको फोल्ड कर सकते हो, आप उसका स्पिन भी कर सकते हो. कोरोजन रेजिस्टेंस उसका बहुत अच्छा होता है. गुड, रिलेटिवली गुड फटिग, क्रिप एंड वियर रेजिस्टेंस कंपेयर टू एल्यूमिनियम एलॉयज. हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, वो मैंने आपको डिस्कस किया. ईजीली जॉइन एंड फैब्रिकेटेड. अगर आपको कॉपर को जॉइन करना है, जॉइन मतलब अगर आपको उसको वेल्डिंग करना है, कुछ फैब्रिकेशन करना है, तो आप उसके ऊपर बहुत इजीली कर सकते हो. नेक्स्ट वन इज एलॉयज ऑफ कॉपर. मोस्ट कॉपर एलॉयज कैन नॉट बी हार्डन और स्ट्रेंथन बाय हीट ट्रीटिंग प्रोसीजर्स. मतलब मोस्टली जो कॉपर एलॉयज होते हैं आप उसको ज़्यादा हार्ड या स्ट्रेंथन नहीं कर सकते हो हीट ट्रीटमेंट करने के बाद. कंसिक्यूटिवली कोल्ड वर्किंग एंड और सॉलिड सॉल्यूशंस. एलॉइंग मस्ट बी यूटिलाइज टू इम्प्रूव दिस मैकेनिकल प्रॉपर्टी. जो कॉपर प्योर होता है आप उसको हीट ट्रीटमेंट करके उसको सॉफ्ट या उसका स्ट्रेंथ आप बढ़ा या कम नहीं कर सकते हो. लेकिन ये कब कर सकते हो? आप कॉपर के अंदर कुछ दूसरा नॉन फेरस मटेरियल ऐड करेंगे उसके बाद में. कॉपर एलॉयज आर अमॉन्ग द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिकल एंड दे हैव गुड कोरोजन रेजिस्टेंस. जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में भी आप उसको वो समझाया था. द कॉमन टाइप्स ऑफ कॉपर एलॉयज आर ब्रासिस एंड ब्रोंजिस. ब्रास एंड ब्रोंज, ये जो दो है वो उसका कॉमन एलॉयज है. जैसे आप ब्रास में हम डिटेल में भी उसके ऊपर जाएंगे कि ब्रास एंड ब्रोंज कैसे बनते हैं. ये जो चार्ट है उसके ऊपर आप देख सकते हो. सो कॉपर एलॉय का 2 पार्ट है, मेनली ब्रास एंड ब्रोंज. ब्रास क्या है? तो उसमें भी 2 अलग अलग कैटेगरी है, अल्फ़ा ब्रास एंड बीटा ब्रास. अल्फ़ा ब्रास में क्या होता है कि अगर कॉपर के अंदर अप टू 36% जिंक होता है देन इट इज़ नोन एज ए अल्फ़ा ब्रास. एंड जो 36 to 45% जिंक होता है दैट इज़ अल्फ़ा बीटा ब्रास. सो ब्रास, कॉपर का जो 2 मेन एलॉय हुआ, ब्रास एंड ब्रोंज, और ब्रास में 2 कैटेगरी हुआ, अल्फ़ा एंड अल्फ़ा बीटा. अल्फ़ा में क्या होता है? अल्फ़ा ब्रास में
जिंक का परसेंटेज होता है अप टू 36% और अल्फ़ा बीटा में जिंक का परसेंटेज होता है 36 to 45%। सेम वे ब्रोंज, उसमें फॉस्फोरस ब्रोंज है, गन मेटल है, सिलिकॉन ब्रोंज है, बेल मेटल है, मैंगनीज ब्रोंज है और मून्स ब्रोंज है। ये ब्रोंज के अलग अलग टाइप्स है। हम सबसे पहले बात करेंगे अभी ब्रास की। जो ब्रास है, ऑल ब्रासिस आर बेसिकली एलॉयज ऑफ कॉपर एंड जिंक। ब्रास में जैसे मैंने बताया कि अप टू 36% जिंक है, दैट इज़ नोन एज द अल्फा ब्रास। एंड अल्फा बीटा ब्रास में क्या होता है, जिंक का परसेंटेज 36 to 45% होता है। कॉमर्शियली देयर आर टू मेन वेराइटीज ऑफ ब्रास, जैसे अल्फा ब्रास contains up to 36% of zinc and rest copper for cold working. Alpha beta brass contains 36 to 45% of zinc and remainder is copper for hot working. अगर आपको कोई भी ब्रास में आप उसको एनिलिंग या दूसरा कोई हीट ट्रीटमेंट करना है, देन यू हैव टू ऐड इन जिंक अप टू 45%, मतलब मोर देन 36 बट अप टू 45%। और कोल्ड वर्किंग करना है तो आप 36% तक का जिंक ऐड कर सकते हैं, एंड उसको बोलते हैं अल्फा ब्रास। नाउ इफेक्ट ऑफ जिंक ऑन कॉपर। ये जिंक अगर हम कॉपर में ऐड करते हैं और जो ब्रास बनाते हैं उसका इफेक्ट क्या होता है। So number one is the tensile strength and ductility of brass both increase with increase in the content of zinc up to 30%. अगर हमने जिंक 30% तक ऐड किया है, मतलब वो अल्फा ब्रास है, तो उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी दोनों इंक्रीज होते हैं या इम्प्रूव होते हैं। विथ फर्दर इंक्रीज इन जिंक कंटेंट बियॉन्ड 30%, द टेंसाइल स्ट्रेंथ कंटिन्यूज टू इंक्रीज। टेंसाइल स्ट्रेंथ 30% जिंक से वो अगर ज़्यादा हम डालते हैं तो भी टेंसाइल स्ट्रेंथ इम्प्रूव होता है, बट अप टू 45% तक होता है। जैसे अगर कॉपर के अंदर हमने जिंक 45% तक डाला है तो उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, लेकिन 30% से ज़्यादा हम जिंक डालते हैं तो डक्टिलिटी इंक्रीज नहीं होता है, जबकि वो कम होती है। सो देर आर टू कैटेगरी जिंक, जैसे मतलब जो ब्रास था उसमें पहले वाली दो कैटेगरी कौन सी थी, अल्फा ब्रास एंड बीटा अल्फा बीटा ब्रास। अल्फा ब्रास में क्या था कि जिंक अप टू 36% था, अल्फा बीटा में जिंक अप टू फ्रॉम 36 to 45% था। यहाँ पे दो अलग कैटेगरी है स्पेशली फॉर टू डिफरेंट प्रॉपर्टी। कौन सी, टेंसाइल स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी के लिए। अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ इम्प्रूव कहाँ तक होती है, जब तक हम जिंक का परसेंटेज 45% तक रखेंगे तब तक, और डक्टिलिटी इम्प्रूव कब होती है, जिंक का परसेंटेज अप टू हम 30% रखेंगे तब तक। लेकिन अगर जिंक का परसेंटेज 30% से ज़्यादा होता है तो डक्टिलिटी बाद में उसका डिक्रीज होने का स्टार्ट होता है, बराबर। बीटा फेज में क्या होता है, इन लेस बीटा फेज इज लेस डक्टाइल। बीटा फेज लेस डक्टाइल क्यों है, क्योंकि उसका जिंक का परसेंटेज 36 to 45% है। लेकिन जैसे मैंने अल्फ़ा और अल्फ़ा बीटा जो बताया था उसमें 36 to 45 वाली जो रेंज होती है, और ऊपर अभी हमने डिस्कस किया कि 30% जिंक से ज़्यादा हम डालेंगे तो उसका डक्टिलिटी रिड्यूस होता है। सो बीटा फेज में जो डक्टिलिटी जो ब्रास की होती है वो अल्फ़ा फेज से कम होती है। फंडामेंटली ब्रास इज़ ए बाइनरी एलॉय ऑफ कॉपर विथ एज मच एज 50% ऑफ जिंक। आप उसमें मैक्सिमम, ब्रास में अगर मैक्सिमम आप 50% तक जिंक ऐड कर सकते हो। वेरियस क्लासेस ऑफ ब्रासिस सच एज कार्टेज ब्रास, मून्स मेटल, लीडेड ब्रास, एडमिरेटिव ब्रास, नेवल ब्रास एंड निकल ब्रास डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉपर एंड जिंक, प्लस थर्ड एलॉइंग मेटल आर अवेलेबल फॉर वेरियस यूजेस। ये जो ब्रासिस के जो मैंने दूसरे जो टाइप बोले, आप वो भी ब्रास आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसमें तीसरा भी कोई एलिमेंट आपको एप्रोप्रिएट ऐड करने का होता है। नाउ ये ब्रास के बाद
जो कॉपर का जो दूसरा एलॉय है दैट इज ब्रोंज। ब्रोंज में क्या होता है? सो द एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, जैसे ब्रास में क्या था, कॉपर के साथ में जिंक था, और अल्फा ब्रास में कॉपर के साथ जिंक अप टू 36% था, अल्फा बीटा ब्रास में 36 टू 45% का हमने जिंक ऐड किया था। ब्रोंज में क्या है? इंस्टेड ऑफ जिंक हियर वी आर एडिंग टिन। द एलॉय ऑफ कॉपर and tin are usually termed bronze. The useful range of composition is 75 to 95% copper and remainder tin. मतलब 75% of copper and 25% of tin, या up to 95% of copper and 5% of tin. In general, it possesses superior mechanical properties and corrosion resistance of brass. तो ब्रास का जो मेन प्रॉपर्टी क्या है? द एलॉय कैन बी इजीली कोल्ड रोल्ड इन टू ए वायर, रॉड्स एंड शेप्स। जैसे अगर आपको वायर का रोलिंग करना है, या रॉड बनाना है, या शीट बनाना है, तो आप उसका कोल्ड वर्किंग मतलब हीट ट्रीटमेंट या उसको गर्म किए बिना आप उसका ये 3 प्रोसेस कर सकते हो। विथ इंक्रीज इन टिन कंटेंट, अगर आप उसका टिन का कंटेंट बढ़ाते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ दिस एलॉय एंड इट्स कोरोजन रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। जितना आप टिन बढ़ाएंगे उतना आपका कोरोजन रेजिस्टेंट और उसका स्ट्रेंथ आप इम्प्रूव कर सकते हो। इट इज़ देन नोन एज ए हॉट वर्किंग जोन। एप्लीकेशन ब्रोंज का क्या है? ब्रोंज इज जनरली यूटिलाइज इन हाइड्रोलिक फिटिंग्स, बेरिंग्स, बुशेस, यूटेंसिल्स, जैसे यूटेंसिल्स मतलब बर्तन, सीट्स, रोड्स एंड मैनी अदर स्टैम्प एंड ड्रोन प्रोडक्ट्स। ब्रास का कॉइन, स्टैम्प प्रोडक्ट मतलब स्टैम्प प्रोडक्ट से मोस्टली क्या बनता है? कॉइन्स बनते हैं, बराबर। और ड्रोन प्रोडक्ट मतलब उसमें क्या बनता है? जैसे वायर ड्रॉ किया, रॉड बनाया, सीट का ड्राइंग किया, वो ड्रोन प्रोडक्ट्स है। नाउ ब्रोंज का, जैसे हमने ब्रास का जो 2 अलग टाइप देखा था, अल्फ़ा एंड अल्फ़ा बीटा ब्रास, सेम वे ब्रोंज के भी बहुत सारे प्रकार हैं। नंबर 1 इज़ द फॉस्फोरस ब्रोंज। व्हेन ब्रोंज कंटेन्स फॉस्फोरस इट इज़ नोन एज फॉस्फोरस ब्रोंज। जैसे ब्रोंज में क्या हुआ, तो कैसे बनता है? तो कॉपर, टिन और फॉस्फोरस, ये तीनों का अगर मिक्सर है देन इट इज़ नोन एज ए फॉस्फोरस ब्रोंज। उसकी प्रॉपर्टी क्या है? द कंपोजिशन ऑफ द एलॉय वेरीज अकॉर्डिंग टू वेदर इट इज़ टू बी फोर्ज, रॉट और कास्ट। ये फॉस्फोरस हम क्यों ऐड करते हैं कि ब्रास का अगर हमको कौन सा यूज़ करना है, आप उसको फोर्ज करना चाहते हैं, रॉट करना चाहते हैं या कास्ट करना चाहते हैं, ये 3 अगर हमको करना है तो हमको उसमें फॉस्फोरस ऐड करने का होता है। ए कॉमन टाइप ऑफ फॉस्फोरस ब्रोंज हैज़ द फॉलोइंग कंपोजिशन। मतलब फॉस्फोरस जो कॉमन मिलता है वो उसमें क्या होता है? 93.6% कॉपर होता है, 9% करीबन टिन होता है, और 0.1 to 0.3% उसमें फॉस्फोरस, बहुत कम मात्रा में फॉस्फोरस होता है। और ये फॉस्फोरस ऐड किया, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द फॉस्फोरस ब्रोंज। द एलॉय possess ए गुड wearing quality and high elasticity, and the alloy resistance to salt water corrosion। अगर फॉस्फोरस ब्रोंज का कोई हम कंपोनेंट्स बनाते हैं और सी एप्लीकेशन मतलब दरिया में आप उसको कुछ यूज़ करना चाहते हैं, तो उसका सॉल्ट वाटर कोरोजन बहुत अच्छा होने के कारण उसका लाइफ हमको उसको अच्छा मिलता है। दैट इज़ नोन एज द फॉस्फोरस ब्रोंज। दूसरा टाइप जो है दैट इज़, ये कंटिन्यू है, फॉस्फोरस ब्रोंज। कास्ट फॉस्फोर ब्रोंज इज यूटिलाइज फॉर प्रोडक्शन ऑफ द बेरिंग्स एंड गियर्स। अगर बेरिंग या गियर बनाना है तो भी हम फॉस्फोरस ब्रोंज यूज कर सकते हैं। बेरिंग्स ऑफ ब्रोंज कंटेन 10% टिन एंड स्मॉल एडिशन ऑफ लीड। अगर हम बेरिंग बनाना है तो उसमें फॉस्फोरस तो डालते हैं लेकिन थोड़ा अमाउंट लीड का भी डालना पड़ता है। सो अगर बेरिंग मटेरियल बनाना है तो उसमें कॉपर आता है, टिन आता है,
फॉस्फोरस आता है और लीड भी आता है। दिस इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग गियर्स, नट्स फॉर मशीन लीड, स्क्रू, स्प्रिंग्स, पंप पार्ट्स, लाइनिंग एंड मेनी अदर सच एप्लीकेशन। दूसरा जो हमने ब्रोंज का टाइप हम डिस्कस करेंगे दैट इज गन मेटल। गन मेटल में कॉम्पोजिशन क्या होता है, तो उसमें 2% जिंक होता है, 10% टिन होता है और 88% कॉपर होता है। जैसे फॉस्फोरस ब्रोंज में क्या था, कॉपर था, टिन था और फॉस्फोरस था, जबकि यहाँ पे गन मेटल में क्या होता है, कॉपर होता है, टिन होता है और जिंक होता है। उसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो समटाइम्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ लीड इज ऑल्सो एडेड टू इम्प्रूव द इलास्टिबिलिटी एंड मशीनेबिलिटी। उसमें हम लीड भी यूज़ कर सकते हैं। द प्रेजेंस ऑफ जिंक इम्प्रूव्स इट्स फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मतलब अगर आपको उसको फ्लो करना है, अगर ये जो कंपोजिशन है लिक्विड स्टेट में है, मतलब आप उसको कास्टिंग करना चाहते हैं, तो उसका फ्लूइडिटी अच्छा होना चाहिए। सो दैट इज़ वाई वी आर एडिंग जिंक एंड वी आर मेकिंग गन मेटल। एप्लीकेशन क्या है, तो दिस ब्रॉन्ज इज यूज फॉर बेरिंग बुशेस, ग्लैंड्स, पंप वाल्व्स एंड बॉयलर फिटिंग्स। ये उसका मेन यूजेस होता है। उसके नेक्स्ट वाला टाइप कौन सा है, जैसे सिलिकॉन ब्रोंज। तो सिलिकॉन ब्रोंज में उसमें कंपोजिशन क्या होता है, सिलिकॉन ब्रोंज हैज़ एन एवरेज कंपोजिशन ऑफ 3% सिलिकॉन, 1% मैंगनीज एंड रेस्ट एज ए कॉपर। उसमें टिन नहीं होता है। सिलिकॉन में 3% होता है, 1% मैंगनीज होता है और बाकी का कॉपर होता है। उसकी प्रॉपर्टी क्या है, इट possesses good general corrosion resistance of copper with higher strength and toughness। उसका strength और toughness अच्छा होता है। It can be cast rolled, stamp, forge and press either hot or cold। आप उसमें hot working और cold working दोनों कर सकते हैं। एंड उसका एप्लीकेशन क्या है, तो सिलिकॉन ब्रोंज इज वाइडली यूटिलाइज फॉर पार्ट्स ऑफ बॉयलर्स, टैंक्स, स्टव्स और वेयर हाई स्ट्रेंथ एज वेल एज कोरोजन रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड। जहाँ पे आप उसको स्ट्रेंथ भी अच्छा चाहिए और कोरोजन रेजिस्टेंस भी अगर अच्छा चाहिए, वहाँ पे सिलिकॉन ब्रोंज यूज़ होता है। नेक्स्ट वन इज़ द बेल मेटल। बेल मेटल में क्या होता है, तो उसका कंपोजिशन में 20 to 20% ऑफ टिन एंड रेस्ट एज ए कॉपर। अगर मतलब 79 to 80% कॉपर है एंड 20 to 21% टिन है, दैट इज़ नोन एज ए बेल मेटल। उसका प्रॉपर्टी क्या है, इट इज़ हार्ड एंड रेजिस्टेंस टू सरफेस वियर, इट कैन बी रेडिली कास्ट। एंड उसका एप्लीकेशन जनरली यूटिलाइज फॉर कास्टिंग बेल्स, गोंग्स एंड यूटेंसिल्स। जैसे आप स्कूल में कहीं पे जब हम छोटे थे पढ़ते थे, तो हर एक स्कूल में वो रिंगिंग बेल था। जैसे एक पीरियड ख़त्म होता है, दूसरा आता है, तो उसका रिंगिंग जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छा होता है। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज ए बेल मेटल। नेक्स्ट वन इज़ द मैंगनीज ब्रोंज। मैंगनीज ब्रोंज में उसका कंपोजिशन क्या है, तो इट कंटेन्स 55 to 60% ऑफ कॉपर, 40% जिंक विथ 3.5% ऑफ मैंगनीज। जैसे मान लीजिए कि कॉपर है अप टू 60%, देन वी हैव टू ऐड 35% ऑफ जिंक एंड रिमेनिंग 3.5% एज ए मैंगनीज। उसका प्रॉपर्टी क्या हुआ, दिस एलॉय इज हाईली रेजिस्टेंस टू कोरोजन, it is stronger and harder than phosphorus bronze, it has poor response to cold working but can be easily hot work। आप मैंगनीज ब्रॉन्ज बनाया है तो आप विदाउट हीटिंग आप उसका वर्किंग उसके ऊपर प्रोसेस नहीं कर सकते, बट आप उसको आप गर्म करेंगे और उसके बाद में आप उसको प्रोसेस कर सकते हो। उसका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है, इट इज़ जनरली यूटिलाइज फॉर प्रोड्यूसिंग बुशेस, प्लंजर्स, फीड पंप्स एंड रॉड्स एंड वार्म गियर्स। ये उसका मेन एप्लीकेशन है। उसके नेक्स्ट वाला जो है दैट इज़ मुंज मेटल। मुंज मेटल में उसका कंपोजिशन क्या है, तो 60% ऑफ कॉपर एंड 40% एज ए जिंक। समटाइम्स ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लीड इज ऑल्सो एडेड। उसका मेन प्रॉपर्टी क्या है, दिस एलो इज स्ट्रॉन्गर, हार्डर एंड मोर डक्टाइल देन नॉर्मल ब्रास।
मतलब वो स्ट्रांग होता है, हार्ड भी होता है और डक्टाइल भी होता है. While hot working between 700 degree centigrade to 750 degree centigrade, it responds excellently for processes but does not respond to cold working. अगर अगर आपको उसको कोल्ड वर्क करना है तो वो अच्छी तरह से हम नहीं कर सकते, लेकिन 700 डिग्री से 750 डिग्री सेंटीग्रेड आप उसको गर्म करेंगे, उसके बाद में आप उसके ऊपर प्रोसेस कर सकते हो. उसका मेन एप्लीकेशन क्या है? दिस एलोय इज यूटिलाइज फॉर ए वाइड वेराइटी ऑफ स्मॉल कंपोनेंट्स ऑफ मशीन. मशीन के अगर छोटे छोटे पार्ट्स बनाना है, बोल्ट्स, रॉड्स, ट्यूब्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाना है, तब हम ये मुन्स मेटल का यूज़ करते हैं. दिस इज ऑल फॉर द कॉपर एलॉयज. नाउ देर आर 3 questions that you have to answer. Number 1, what are the properties and application of copper? पहले तो आपको कॉपर क्या है और उसका प्रॉपर्टी एंड एप्लीकेशन क्या है वो आपको लिखने का है. सेकंड वन इज एक्सप्लेन ब्रास विथ इट्स प्रॉपर्टीज. ब्रास क्या है और ब्रास की प्रॉपर्टीज़ क्या है. एंड थर्ड वन इज एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रोंज विथ इट्स प्रॉपर्टी एंड एप्लीकेशंस. मतलब ब्रोंज के जो एलॉयज है वो आपको एक्सप्लेन करना है विथ प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशन. थैंक यू.